After this, we have to move toward the third law of motion. If we look at the statement of the third law of motion, then it is, to every action there is an equal and opposite reaction. हर एक्शन फोर्स के साथ एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन एसोसिएटेड होता है. दैट मीन्स वो एक्शन फोर्स के बिल्कुल इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है. या वी कैन कन्वर्ट इट स्टेटमेंट लाइक एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. वी कैन मैथमेटिकली राइट इट लाइक दिस: F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2. F1 जो है वो एक्शन फोर्स है, F2 जो है वो रिएक्शन फोर्स है, जो कि दोनों आपस में बिल्कुल इक्वल हैं. लेकिन ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है इस फोर्स से एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन है. दैट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. Now look at some various daily life practical situations where third law of motion is working. The very first example is a ball rebounds after striking against a floor. जब आप एक बॉल को बहुत फोर्सफुली फ्लोर के ऊपर स्ट्राइक करते हो तो वो वापस से बाउंस होकर आती है. रीज़न बिहाइंड दिस, बॉल जो है वो फोर्स लगा रही है फ्लोर के ऊपर एंड दिस इज़ द एक्शन फोर्स, यानी वो एक्शन फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है. एंड रिटर्न में सिमिलर रिएक्शन फोर्स हमें दिया फ्लोर ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाकर, जिस वजह से बॉल जो है वो रिबाउंड होकर रिवर्स डायरेक्शन में आई. तो बॉल की रिबाउंडिंग जो है वो रिएक्शन फोर्स है एंड बॉल का फ्लोर के ऊपर फोर्स लगाना एक्शन फोर्स है. सिमिलरली वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, प्लीज़ यू ऑल ट्राई दिस एट योर होम्स कि जब आप चलते हैं तो एक्चुअली यू आर प्रेसिंग और यू आर पुशिंग द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ योर फुट. आप अपने पैरों से ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपका एक्शन फोर्स है, जिसके रिजल्ट में ग्राउंड हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देती है और हम आगे प्रॉपरली चल पाते हैं. तो ग्राउंड पुशेस अस फॉरवर्ड, दिस इज द रिएक्शन फोर्स, एंड द फोर्स दैट वी अप्लाई ऑन द ग्राउंड in the backward direction, it is the action force. So you can see the direction of the two forces is always opposite but they are acting in equal magnitude. Similarly if I talk about swimming, कि हम swim कैसे कर पाते हैं. अगर आप स्विमर की कोई भी फोटोग्राफ देखें या आप खुद भी स्विम करते हैं तो जनरली स्विमिंग में हम अपनी हैंड्स की मूवमेंट की हेल्प से वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हैं. वी पुशेस द वाटर बैकवर्ड. वो हमारा एक्शन फोर्स होता है, जिसके रिजल्ट में वाटर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर देता है एंड दैट इज द रिएक्शन force. Again the opposite direction, the two forces are acting in opposite direction but yes they are equal in magnitude. Next practical life example is when a person jumps out of a boat. अगर I don't know how many of you have felt it very practically, but ऐसा होता है कि जब हम बोट से बाहर की तरफ जंप करते हैं तो जो बोट है वो कुछ हद तक पीछे चली जाती है. Actually what happens is the person pushes the boat backward. जो पर्सन है वो अपने पैरों से, अपने फुट स्टेप से बोट को पीछे की तरफ पुश करता है, जो कि एक एक्शन फोर्स है, जिसके रिजल्ट में रिएक्शन फोर्स में जो बोट है वो क्या करती है, वो उस पर्सन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश आउट कर देती है एंड दैट बिकम्स द रिएक्शन फोर्स. यानी पर्सन ने बोट को पीछे की तरफ पुश किया एंड जिसके रिजल्ट में रिएक्शन फोर्स देकर ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट ने पर्सन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर दिया एंड द पर्सन केम आउट ऑफ द बोट. सिमिलरली रिकॉइलिंग ऑफ गन, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर किसी गन से कोई बुलेट फायर की जाती है तो वो एक एक्शन फोर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो बुलेट के फायर होने पे लगता है, जिसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स जो है वो हमें गन की फॉर्म में मिलता है जब गन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होती है. यानी जब भी हम बुलेट अगर फायर करेंगे गन से तो जितने फोर्स के साथ बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी एग्जैक्टली उतने ही मोमेंटम के साथ प्रॉपरली जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी. यही रीज़न है कि जो मिलिट्री मैन होते हैं उनके पास जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आर्म्स होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी गन्स होती हैं, वेपन्स होते हैं, उनको फायर करते टाइम वो उनका जो एंड पॉइंट है वो अपने शोल्डर को बिल्कुल अटैच करके रहते हैं
एंड उनका शोल्डर जो है वो प्रॉपरली फायरिंग के साथ साथ पीछे की डायरेक्शन में मूव होता है। बिकॉज अगर उनके शोल्डर और गन में थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा, थोड़ा सा भी गैप होगा, तो गन इतनी तेजी के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करेगी कि वो उनके शोल्डर को हिट करेगी एंड इट कैन गिव देम वेरी सीरियस इंजरीज। लेकिन वो गन को एग्जैक्टली बिल्कुल शोल्डर को टच करके रखते हैं ताकि गन और शोल्डर दोनों ही बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल हो और उनका शोल्डर जो है वो हर्ट ना हो। And the very last practical example regarding the third Newton's law of motion is motion of rockets and jet airplanes. जो rockets और jet airplanes का motion होता है, that is also working on this action reaction force theory. Hot air जो gases होती हैं वो downward direction में आती हैं, जिसका रिजल्ट अपवर्ड डायरेक्शन में हमें रॉकेट प्रपल्जन की हेल्प में मिलता है। यानी हॉट एयर गैसेस का डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल होना वो एक एक्शन फोर्स है, जिसके रिजल्ट में रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। दिस इज द रिएक्शन force. So these are some examples from where we can see that yes, action and reaction forces always exist in pair. The very last topic of the chapter is law of conservation of momentum. What this law says, that the total momentum of a system remains constant if no net unbalanced external force applied on the body or the system. पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक बाहर से कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उस पूरे सिस्टम पे लगाया ना जाए। दैट मीन्स P remains constant if F is 0. If external force is 0, then the momentum remains constant. For example, एक मैथमेटिकल प्रूफ है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ जस्ट अ डेरिवेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इसके एंड में जो फॉर्मूला हमें मिलेगा उसके बेसिस पे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करने होंगे। सो प्लीज़ पॉन्डर अपॉन दिस सिचुएशन। दो बॉडीज हैं, वन इज बॉडी ए एंड अनदर इज बॉडी बी। बॉडी ए का मास है m1, बॉडी बी का मास है m2। बॉडी ए जो है वो मूव कर रही है कुछ इनिशियल वेलोसिटी u1 से, और m2 जो बॉडी बी है उसका मास m2 है, वो मूव कर रही है वेलोसिटी u2 से। इन दोनों बॉडीज के बीच में हो गई आपस में कोलिजन। कोलिजन के टाइम पे बॉडी ए ने बॉडी बी पे फोर्स लगाया होगा और बॉडी बी ने बॉडी ए पर, बिकॉज एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया एफ, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट थी। तो हमने एज्यूम कर लिया कि बी को हमने ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स एज्यूम किया और उसके ऊपर जो फोर्स लगा ए की वजह से दैट बिकम माइनस एफ। ये माइनस साइन सिर्फ ये सिंबलाइज कर रहा है कि इस बॉडी पे लगने वाले ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है इस वाली बॉडी पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन से। एंड कोलिजन के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी बिल्कुल चेंज हो गई। m1 मास वाली बॉडी ए ने v1 वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिया और m2 बॉडी ने, जो कि बॉडी बी है, उसने v2 वेलोसिटी से चलना शुरू कर दिया। दैट मीन्स इनिशियली दे वर मूविंग विद द वेलोसिटीज u1 एंड u2 एंड देन आफ्टर कोलिजन दे स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। तो अगर मैं बिफोर कोलिजन सिस्टम की बात करूं, यानी जब तक कोलिजन नहीं हुई थी, यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम क्या है, बॉडी ए प्लस बॉडी बी इज फॉर्मिंग द सिस्टम। तो बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 इंटू u1, एंड बॉडी बी का इनिशियल मोमेंटम क्या है, m2 इंटू u2, मास इंटू वेलोसिटी। और पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2। अगर मैं इन दोनों बॉडीज़ के इनिशियल मोमेंटम्स को प्लस कर दूंगी तो वो पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। इसी तरीके से कोलिजन के बाद जो फाइनल मोमेंटम है, बॉडी ए का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हुआ m1 v1, क्योंकि उनकी वेलोसिटी चेंज होकर v1 v2 हो गई, एंड बॉडी बी का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम हुआ m2 v2, और पूरे सिस्टम का मोमेंटम फाइनल क्या हुआ, m1 v1 प्लस m2 v2। अब अगर मैं बॉडी ए का जो इनिशियल मोमेंटम है वो ये है एंड बॉडी ए का जो फाइनल मोमेंटम है ये है, अगर मैं बॉडी ए के लिए मोमेंटम में चेंज निकालने की कोशिश करूं तो वो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा। तो इट विल बी m1 v1 माइनस m1 u1। एंड अगर मुझे रेट निकालना हो तो मैं इस पूरी टर्म को टाइम से डिवाइड कर दूंगी। इसी तरीके से मैं बॉडी बी का भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल सकती हूँ, जैसे मैंने बॉडी ए का निकाला, तो उसके लिए आई हैव गॉट दिस टर्म। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है। दैट मीन्स बॉडी ए का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसको हमने इक्वल रख दिया एफ के, एंड बॉडी बी के केस में हमने उसे इक्वल रखा माइनस एफ के, बिकॉज वी हैव डिसाइडेड कि वी विल टेक द फोर्स फॉर बॉडी बी एज माइनस एफ टू रिप्रेजेंट द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन फोर्स। उसके बाद अब ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है ना, दैट मीन्स हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल रख दिया, एंड इस टर्म के आगे आई हैव पुट इट ओवर अ माइनस, बिकॉज एफ इज इक्वल टू माइनस एफ, देन आई हैव केप्ट इट लाइक राइट हैंड साइड्स ऑल्सो इक्वल। टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया। मैं इस नेगेटिव साइन के साथ ये प्रॉपरली पूरा सॉल्व करूंगी तो अल्टीमेटली यू विल गेट दिस पिक्चर। आपको ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m2u2 प्लस m1u1। लेट्स लुक ओवर कि ये जो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिला है इसका आखिर इलस्ट्रेशन कैसे हो सकता है। इस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में जो हमें एक रिलेशन मिला दैट वाज दिस। इसे अगर हम इंटरप्रेट करें कि ये क्या है, तो अगर आपने प्रॉपरली डेरिवेशन फर्स्ट स्टेप से देखा है तो m1u1 प्लस m2u2 ये था हमारे पूरे सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम, एंड m1v1 प्लस m2v2 था हमारे पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। यानी हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या मिला कि पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम एग्जैक्टली सेम है पूरे सिस्टम के टोटल फाइनल मोमेंटम के। इसका मतलब कोलिजन हुआ, लेकिन उस पूरे सिस्टम में कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी थी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पूरे सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम और पूरे सिस्टम का टोटल फाइनल मोमेंटम जो है वो बिल्कुल सेम आया। इसका मतलब P मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। सो वी कैन से दिस कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की डेरिवेशन से हमने ये प्रूव कर दिया दैट येस इफ मोमेंटम if there is no external force applied on a system, then momentum of the system remains the same. Its total initial momentum is equal to total final momentum. ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम प्रैक्टिस करेंगे। इसी फॉर्मूले की एक एप्लीकेशन हम डिराइव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिकॉइलिंग ऑफ गन, हमने अभी डिस्कस किया कि न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से, न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल है इस चीज़ में कि जब भी गन से बुलेट फायर होती है तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गन जर्क लेती है। तो मैं इसका मतलब अगर मैं इस सिस्टम की बात करूँ तो इस सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट 1 है मेरा गन, ऑब्जेक्ट 2 है बुलेट। आप अपनी मर्जी से किसी भी 1 या 2 सिस्टम ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। मैं गन के लिए मास ले रही हूँ कैपिटल M, वेलोसिटी ले रही हूँ कैपिटल V, और बुलेट के लिए मैं मास ले रही हूँ स्मॉल m और वेलोसिटी ले रही हूँ स्मॉल v। ये फाइनल वेलोसिटीज़ की बात की गई है यहाँ, क्योंकि इनिशियली अगर मैं सपोज इसको 3 सिचुएशंस में बांटूँ कि बिफोर फायरिंग, फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग, तो अगर मैं फायरिंग से पहले की बात करूं यानी इनिशियली जो गन और बुलेट है वो दोनों रेस्ट पर हैं क्योंकि गन से बुलेट को फायर ही नहीं किया गया है, तो स्मॉल v भी 0 है, कैपिटल V भी 0 है। ना तो बुलेट गई चली है अभी और ना ही गन ने रिकॉइल किया है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हमें लॉ से ये मैथमेटिकल फॉर्मूला मिला है, हम इसे यूज़ करेंगे। मैंने इसे यहाँ रख लिया। मेरे सिस्टम में जो 1 बॉडी है दैट इज़ गन एंड 2 बॉडी जो है वो बुलेट है। तो अब मैं प्रॉपरली से लिखूंगी कि ये क्या है, m1u1 ये इनिशियल सिस्टम है हमारा, तो ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ गन, दिस इज फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो मैं इन सब में इनकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करूँगी। हमें ये पता है इनिशियली गन और बुलेट दोनों रेस्ट पर थी, तो u1 की वैल्यू 0 एंड u2 की वैल्यू 0, और जो गन का मास है दैट इज़ कैपिटल M एंड जो बुलेट का मास है दैट इज़ स्मॉल m। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 0 के इक्वल आ गया, एंड मैंने फाइनल राइट हैंड साइड में मैंने वैल्यूज़ पुट की, तो गन का मास कैपिटल M, गन का वेलोसिटी कैपिटल V दैट इज़ रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, जिस वेलोसिटी के साथ गन वापस बैकफायर करेगी, एंड बुलेट के भी इनिशियल्स हमने पुट कर दिए।
सो फाइनली हमें ये चीज़ मिली. मैं यहाँ से कैपिटल V की वैल्यू अगर निकालूंगी तो वो ये आएगी लीनियर इक्वेशन की हेल्प से. यानी मैंने एक जनरल सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाल लिया वेलोसिटी, रिकॉइलिंग वेलोसिटी गन की निकालने के लिए, और वो आया ये mass of bullet multiply by velocity of bullet divided by mass of gun. So this is the general formula which you can apply to calculate the recoiling velocity of gun. एंड इस वेलोसिटी में ये जो नेगेटिव साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गन जो रिकॉइल करती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में करती है. मतलब बुलेट की मूवमेंट और गन की रिकॉइलिंग मूवमेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट है. ये नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है. So this was the last topic of the chapter that we have to cover in the theory. Now please look at some of the reference numericals that I have taken so that they can help you out in doing the various other numericals given in your assignment. Okay, so let's look at some of the various sample numericals. A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. That means आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर हम इसका सोल्यूशन करें, प्लीज लुक एट द प्रॉपर मेथड दैट यू शुड फॉलो टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का 5 kg, आपको टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड एंड आपको उसकी फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 7 मीटर पर सेकेंड एंड आपको फोर्स पता लगाना है. सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर मैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूं तो वी नो F इज इक्वल्स टू एम ए. दैट मीन्स F इज इक्वल टू एम इंटू, मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकती हूँ, V माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है. नाउ जस्ट पुट द ऑल द वैल्यूज बिकॉज मास जो है वो अपनी SI यूनिट में है, टाइम अपनी SI यूनिट में है और जो वेलोसिटीज है वो भी अपनी SI यूनिट में है. सो वी डोंट नीड टू चेंज एनी ऑफ द यूनिट. सो सिंपली जस्ट पुट द यूनिट्स, values of the variables. This is 7 minus 3 divided by 2. Solve it out. 4 upon 2, that is 10. And what is the unit of force? 10 न्यूटन. दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेलोसिटी का इतना चेंज कराने के लिए हमें 10 न्यूटन फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस न्यूमेरिकल. नाउ लुक एट द नेक्स्ट न्यूमेरिकल which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square. हमें किस केस में ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी? अगर मुझे एक 2 kg मास को एक्सेलरेट करना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, मुझे उस केस में ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इस केस में जिसमें मुझे एक 4 kg मास को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना है. सो लेट्स कैलकुलेट द फोर्स. यू कैन डिवाइड इट लाइक दिस. दिस इज, यू कैन प्लेस इट एज ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस यू कैन प्लेस इट एज ऑब्जेक्ट 2. तो मैं अगर ऑब्जेक्ट 1 की बात करूं तो व्हाट इज द मास 2 kg, एंड अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लुक, बहुत केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के ये चीज़ समझ ना आए कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, वेलोसिटी दी है, मोमेंटम दिया है, एक्सेलरेशन दिया है. तो उस केस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी आपको SI यूनिट पता हो, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है. तो और ऑब्जेक्ट 2 के लिए मास जो है वो 4 kg है और जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है. फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल्स टू एम ए. तो इस केस में मास की वैल्यू 2 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 है. देन इस केस में हमको ऑब्जेक्ट 1 को हमें एक्सेलरेट कराने के लिए 10 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि मैं ऑब्जेक्ट अगर 2 की बात करूं तो इस केस में मुझे 8 न्यूटन फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी. दैट मीन्स इन दिस केस आई हैव टू अप्लाई मोर
Force. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने एक स्टोन को जो कि 1 kg है उसको आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है, जो इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड. आपने उसे एक फ्रोजन लेक के ऊपर थ्रो किया, तो ये जो स्टोन है इसने सिर्फ 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसके बाद ये रेस्ट पे आ गया. क्यों रेस्ट पर आया? क्योंकि इस फ्रोजन लेक ने कोई ना कोई फ्रिक्शन उसके ऊपर अप्लाई की होगी. तो हमें वही फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कैलकुलेट करनी है. सो लेट्स लुक एट दिस, दैट हाउ वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन. अगेन आपको मास ऑफ स्टोन गिवन है, दैट इज 1 kg. उसके बाद आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन गिवन है, दैट इज u, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी स्टोन की 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि हमें बोला गया है कि वो रेस्ट पे आ गया है. एंड इसके अलावा वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 50 मीटर. हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द फोर्स. हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है m into a, that is m मल्टीप्लाई बाय v माइनस u अपॉन t. अब अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास मास तो है, v भी है, u भी है, लेकिन हमारे पास t नहीं है. लेकिन हमारे पास s है, तो हमें किसी इंफॉर्मेशन से या तो t कैलकुलेट करना पड़ेगा या मुझे किसी और मेथड से a को डायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो प्लीज रिमेंबर, हमने लास्ट चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, तो मैं इस केस में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगी, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v की वैल्यू 0 है एंड u की वैल्यू 20 है, सो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a डायरेक्टली. That means माइनस 400 डिवाइडेड बाय 2. एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ गया. दैट मीन्स a हैज कम अक्रॉस माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड ये जो माइनस साइन है ये हमें ये दिखा रहा है कि स्टोन की रिटार्डेशन हुई है. इफ यू पीपल रिमेंबर, एक्सेलरेशन 2 टाइप की होती है, वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड अनदर इज नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो स्टोन जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रेस्ट पर आ गया है, तो वो रिटार्डेशन ही है. अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, तो हम इस वैल्यू को डायरेक्ट फोर्स निकालने के लिए पुट करेंगे एंड दैट विल बी 1 kg, जो कि मास है. एक्सेलरेशन का वैल्यू है -4, तो फोर्स की वैल्यू आ गई -4 न्यूटन. ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये सिंबलाइज कर रहा है कि ये एक रिटार्डिंग फोर्स है, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अपोजिंग फोर्स होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है. वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है एज कंपेयर टू द मोशन ऑफ द स्टोन. सो 4 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी अप्लाइड ऑन दिस स्टोन. Okay, the next question is, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate initial and final momentum of the object and also find the magnitude of the force. पहले क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे आप लिख लीजिए. मास इज 100 kg एंड इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड और इस वेलोसिटी के चेंज को लाने में टाइम लगा है 6 सेकेंड्स का. मुझसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम बताऊं, तो लेट्स कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम. अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p एंड इनिशियल के लिए आई विल यूज सबस्क्रिप्ट i, तो इट विल बी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. मास है 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो दिस इज 500 एंड मोमेंटम की यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. इसके बाद अगर मुझे ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो फिर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? pf दैट इज m इंटू फाइनल वेलोसिटी यानी 100 इंटू 8 दैट इज 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. और अगर मुझे इसी क्वेश्चन में फोर्स कैलकुलेट करना है तो F इज इक्वल्स टू m इंटू a, F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय v माइनस u डिवाइडेड बाय t. आपको ये तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन है. 100 मल्टीप्लाई बाय v का वैल्यू है 8, u का वैल्यू है 5 एंड t का वैल्यू है 6. सो प्लीज इट्स योर होमवर्क, कैलकुलेट इट अप एंड इन द क्लास टेल मी द वैल्यू ऑफ फोर्स.
So this is how you can proceed with the numerical. The very next important numerical, a bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoiling velocity of the pistol? सबसे पहले जो information given है आप उसे लिखिए. मास ऑफ बुलेट आपको गिवन है और हमने वीडियो में पढ़ा है, हम बुलेट के मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 20 ग्राम. इसे kg में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन 0.02 किलोग्राम. उसके बाद हमें बुलेट की वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट यानी स्मॉल v विच इज 150 मीटर पर सेकेंड. नाउ हमें पिस्टल का मास गिवन है यानी मास ऑफ पिस्टल, दैट इज हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, वो है 2 kg. हमें रिकॉइलिंग वेलोसिटी निकालनी है यानी हमें वेलोसिटी ऑफ पिस्टल निकालनी है. हमने अभी एक जनरल फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट किया था वीडियो में जब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की थी, तो वहां से हमारे पास रिकॉइलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था ये. तो हम ये सारी वैल्यू सिंपली यहां पर पुट करेंगे. 0.02 किलोग्राम, दिस इज द मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी है 150 एंड डिवाइड में मास ऑफ द पिस्टल इज 2 kg. तो आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए एंड दिस विल गिव यू व्हाट, -1.5 मीटर पर सेकेंड. इतनी स्पीड के साथ जो गन है वो वापस बैक फायर करेगी. एंड ये नेगेटिव साइन पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो बैकवर्ड होगी. जो वेलोसिटी है गन की, उसकी जो डायरेक्शन है इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर द चैप्टर इज a girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as this cart starts moving? पहले आप सिचुएशन समझो. इस पूरे सिस्टम में क्या चीजें हैं? इस पूरे सिस्टम में दो चीजें हैं. फर्स्ट सिस्टम में है एक गर्ल प्लस एक मूविंग कार्ट. ये दो चीजें हैं इस सिस्टम में. तो मैं गर्ल को मान रही हूं ऑब्जेक्ट 1 और मैं कार्ट को मान रही हूं ऑब्जेक्ट 2. तो मुझे यहां पर क्या गिवन है? मुझे m1 यानी मुझे मास ऑफ गर्ल गिवन है, दैट इज 40 kg क्योंकि मैंने 1 गर्ल को माना है. मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल है यानी मेरे पास u1 है 5 मीटर पर सेकेंड. इसके अलावा जो कार्ट है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी कार्ट यानी कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. दैट मीन्स u2 इज 0 एंड कार्ट का मास कितना है? 3 kg. हमें ये सिस्टम दिया हुआ है. अब क्या हुआ है, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको क्या कहता है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. अब मैं यहाँ वैल्यूज पुट करती हूँ. m1 40 है, u1 फिर 5 है, m2 3 है और u2 0 है. ये वैल्यूज इस तरीके से टैबुलेट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके लिए न्यूमेरिकल डिफिकल्ट हो जाएगा. अब आपको यहां बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है. जब गर्ल और कार्ट की कोलिजन हुई और गर्ल ने कार्ट के ऊपर लैंड कर लिया, तो जो कार्ट और गर्ल है वो कंबाइन होकर एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गए, यानी उस पूरे सिस्टम का मास जो है वो एड ऑन हो गया. और जितनी वेलोसिटी के साथ कार्ट चलेगा उतनी ही वेलोसिटी के साथ गर्ल मूव होगी. तो क्या मैं मान सकती हूं लेट कॉमन वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल V? कॉमन वेलोसिटी होगी कार्ट और गर्ल की. तो मैं जो फाइनल वाला जो हमारा राइट हैंड साइड है, क्या मैं उसमें ये लिख सकती हूँ? क्योंकि दोनों कार्ट की भी, दैट मीन्स गर्ल की भी और कार्ट की भी, दोनों की वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी V हो गई. तो दैट हैज बिकम m1 प्लस m2 इंटू V. और इसको मैंने सॉल्व किया तो इट हैज गिवन मी 200 प्लस 0 दैट इज 200 इज इक्वल टू m1 इज 40 एंड दिस इज 3. तो मुझे यही वेलोसिटी तो कैलकुलेट करनी है कि जो कार्ट है वो कौन सी स्पीड से मूव करना शुरू करेगा. तो v इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 43 मीटर पर सेकेंड. यानी जब लड़की
कार्ट के ऊपर लैंड कर जाएगी. When the girl will land upon the cart and girl both will start moving with the velocity of 200 divided by 43 meter per second. These are the numericals that are being based on the law of conservation of momentum, जो कि बहुत ज़्यादा important है. With this we come to the end of the chapter. I hope you will be able to grab the concepts easily and you will practice the more and more numericals. Thank you.